नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और जो लोग नहीं जानते, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम चीन के इतिहास और इसके दर्शन का विस्तृत तौर पर अध्ययन कर रहे हैं और ये जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीन की जर्नी कैसी रही है, चाहे वो इसकी पॉलिटिकल जर्नी हो, चाहे वो इसकी इंटेलेक्चुअल जर्नी हो। सबसे पहले हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया था कि चीन का इतिहास, जो कि 2 घंटे में हमने चीन का संपूर्ण इतिहास डिस्कस किया था कि प्राचीन काल से भी पहले का जो पूर्व ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जिसमें आदि मानव यहाँ पे रहना शुरू हुआ था, पैलियोलिथिक पीरियड से लेके और आज तक का जो इतिहास है चीन का, उसे हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि पैलियोलिथिक पीरियड में जब आदि मानव चीन में रहना शुरू हुआ था तो उसका जीवन कैसा था। फिर नियोलिथिक और ब्रॉन्ज पीरियड में जो यहाँ पे कल्चर और सिविलाइजेशंस आए, उनका जीवन स्तर कैसा था, वो किस तरीके के लोग थे, किस तरह से रहते थे और कहाँ कहाँ पे रहते थे, उनकी ज्योग्राफी, रिलीजन, सभी पहलुओं के बारे में बात की। फिर उसके बाद चीन की डायनेस्टीज का पीरियड आ जाता है और चीन में जो डायनेस्टी पीरियड है उसे भी 2 भागों में पढ़ा जाता है। एक है अर्ली डायनेस्टी पीरियड जिसमें 3 राजवंश थे, जिया, शांग और जो डायनेस्टी, जिनको हम पढ़ चुके हैं। फिर आती है इंपीरियल चाइना की हिस्ट्री, जिसे शाही राजवंशों का इतिहास कहा जाता है, जो कि चीन के वो राजवंश हैं जिसमें चीन यूनिफाइड था। तो 221 बीसी से 1912 तक ये इंपीरियल चाइना का इतिहास हम पढ़ते हैं और इसी में जो डायनेस्टीज हैं उनको हम अभी पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है मॉडर्न चाइना का इतिहास और मॉडर्न चाइना में 1912 में जो क्रांति होती है, जिसमें मोनार्की का अंत होकर रिपब्लिक ऑफ चाइना का एस्टेब्लिशमेंट होता है। और उसके बाद 1912 से 1949 के बीच में कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जिसमें चाइना का सिविल वॉर भी होता है और सिविल वॉर में अंततः कम्युनिस्ट लोगों की जीत होती है और कम्युनिस्ट लोगों की जीत के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का अस्तित्व आता है 1949 में। तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में भी डिस्कस करी और इसके कई सारे जो इवेंट्स हैं उनको हम अलग भी पढ़ चुके हैं और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंशियंट चाइना की एक और इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, जिसे इंपीरियल चाइना की डायनेस्टी के तौर पर आप जानते हैं। ये है जिन डायनेस्टी, जिसे शौर्य और सांस्कृतिक उत्कर्ष का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। तो इस डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे। और जब आती है बात चीन की डायनेस्टीज की, तो ये कई सारी डायनेस्टीज हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं और कईयों को पढ़ चुके हैं। तो चीन के इतिहास की जो पहली डायनेस्टी है वो मानी जाती है जिया डायनेस्टी, जिसने 2070 बीसी से 1600 बीसी के बीच में रूल किया। इस डायनेस्टी को कई इतिहासकार, कई स्कॉलर एक डायनेस्टी के तौर पे नहीं मानते और इसे एक मिथिकल डायनेस्टी मानते हैं, लेकिन चीन की ट्रेडिशनल हिस्ट्री में इसे एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी माना जाता है और चीन की पहली डायनेस्टी या पहला राजवंश इसे माना जाता है। उसके बाद आती है शांग डायनेस्टी, इसे भी हम पढ़ चुके हैं। जो डायनेस्टी को भी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद इंपीरियल चाइना की हिस्ट्री शुरू होती है। इंपीरियल चाइना की हिस्ट्री में जो पहली डायनेस्टी आती है वो आती है चिन डायनेस्टी, जिसके नाम से आगे चल के इस देश का नाम चीन पड़ा या चाइना पड़ा। उसके बाद आती है हैन डायनेस्टी, इसको भी पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ेंगे इस जिन डायनेस्टी को। जिन डायनेस्टी का जो पीरियड है उसकी शुरुआत से और इसके राइज के लिए हमने 3 किंगडम पीरियड को पढ़ना पड़ेगा और इसके अंत के लिए हम जब डिस्कस करेंगे तो ये साउदर्न और नॉर्दर्न डायनेस्टीज को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये जो पीरियड है जो आपको नजर आ रहा है टाइमलाइन में जिन डायनेस्टी का, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोज में हम स्वे डायनेस्टी, टैंग डायनेस्टी, सोंग डायनेस्टी, युआन, मिंग और चिंग, इन सभी डायनेस्टीज को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए डिस्कशन करते हैं जिन डायनेस्टी के बारे में। और इसका मैप अगर आप देखेंगे जियोग्राफिकली तो आपको ये कुछ इस जगह पे नजर आएगा। पहले इनकी राजधानी रही थी लियोयांग 265 से 315 के बीच में, जिसे वेस्टर्न जिन डायनेस्टी कहा जाता था। और उसके बाद इसकी राजधानी ईस्ट की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी, साउथ की तरफ भी हो गई थी ये। तो ये जियांगकांग नाम की जगह पे शिफ्ट हुई थी, जिसे आज के समय नानजिंग कहा जाता है। तो 317 से 420 के बीच में डायनेस्टी वहां पे रही। तो 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी के बीच में ये जिन डायनेस्टी चीन के ऊपर रूल करती है, काफी हिस्से के ऊपर रूल करती है, आज का चीन का हिस्सा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जिन डायनेस्टी यही नहीं थी, एक और डायनेस्टी भी थी जिन डायनेस्टी के नाम से जिसे जाना जाता है, जो कि 12वीं और 13वीं शताब्दी में थी, जिसे इस क्षेत्र में रूल करने का क्रेडिट मिलता है। और यहाँ पे उसने रूल किया और उसके बाद जब इसका अंत हुआ तो फिर युआन डायनेस्टी आई थी, वो मंगोलियन डायनेस्टी, जिसे चंगेज खान के वंशजों ने जिन डायनेस्टी को अंत करके चाइना के ऊपर मंगोलियन डायनेस्टी के रूप में स्थापित किया था। तो ये जिन डायनेस्टी है। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब हम इन डायनेस्टीज को पढ़ते हैं, देखिए ये नाम आपको नजर आ रहे हैं, जो डायनेस्टी, जिन डायनेस्टी, हैन डायनेस्टी,
जब ये 3 किंगडम पीरियड आएगा, ये साउदर्न नॉर्दर्न डायनेस्टी आएंगी, ये 16 किंगडम आएंगे और ये आगे चल के कुछ 10 किंगडम्स आएंगे। ये किंगडम्स जब छोटे छोटे किंगडम आते हैं तो इनमें भी आपको ये नाम नजर आएंगे। कहीं पे आप नजर आएगा आपको जो डायनेस्टी, कहीं पे नजर आएगा आपको हैन डायनेस्टी, किसी जगह नजर आएगा आपको जिन डायनेस्टी। बेसिकली ये जो मेजर डायनेस्टीज थी, इन्हीं के वंशजों ने कुछ छोटे छोटे किंगडम बाद में भी स्थापित किए थे। तो वो जो छोटे छोटे किंगडम थे वो 16 किंगडम्स पीरियड में भी, कहीं 10 किंगडम पीरियड में भी, तो वो बार बार नाम रिपीट होते हैं। ये मत समझिएगा कि हैन डायनेस्टी को तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे हैन डायनेस्टी या यहाँ पे कैसे आ गई। तो वो उनके वंशज जो क्लेम करते थे कि हम उन हैन डायनेस्टी के ही वंशज हैं, तो उन्होंने अपने छोटे छोटे किंगडम बना लिए थे। इवन जो डायनेस्टी के भी जो किंगडम है वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे, तब आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है। तो इस जिन डायनेस्टी का एक ओवरव्यू अगर आप देखें तो ये 266 से 420 सीई, यानी ये जो अभी का जो कॉमन एरा वाला पीरियड चल रहा है, इसी के समय इस डायनेस्टी ने रूल किया था चाइना की धरती पे। और इसको फाउंड किया था, इसकी फाउंडेशन रखी थी सीमा परिवार के एक मेंबर ने, जिसका नाम था सीमा यान। कई सारे इसके जो राजा आएंगे उनके नाम के साथ आपको सीमा नाम दिखेगा, सीमा यान, सीमा यू, सीमा वेन, ऐसे करके नाम आपको नजर आएंगे, जिनके दो दो नाम आपको नजर आएंगे। कि यहाँ पे सीमा यान में उनका नाम था, लेकिन बाद में जब उन्होंने एम्पररशिप यानी राजा का पद हासिल किया तो उन्होंने एम्परर वू का नाम टाइटल ले लिया। तो एम्परर वू या सीमा यान एक ही बात है। तो ज्यादा आपको कोई याद तो रखना नहीं है। आप कोई चाइना के स्टेट पीएससी या चाइना के किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, मैं आपको जर्नल इंफॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूं कि इनके नाम दो दो आपको नजर आते हैं, ठीक है। उसके बाद ओवरथ्रोइंग द लास्ट रूलर ऑफ काओ वी स्टेट, काओ वी स्टेट के लास्ट राजा को ओवरथ्रो करके ये डायनेस्टी जो है वो अस्तित्व में आई थी। इससे पहले जो पीरियड चल रहा था वो कौन सा पीरियड चल रहा था, आपको अभी मैंने इसमें दिखाया था टाइमलाइन में, 3 किंगडम पीरियड चल रहा था। तो 3 किंगडम पीरियड का अंत करके जिन डायनेस्टी कैसे अस्तित्व में आएगी वो तो अभी मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि 3 किंगडम में एक किंगडम था वी स्टेट, उस वी स्टेट के काओ वी नाम के रूलर को हटा के ये सीमा यान ने यहाँ पे एम्पररशिप हासिल करी थी, यहाँ पे राज तख्त हासिल किया था। फिर जिन डायनेस्टी ने बाकी जो 2 किंगडम थे, जो 3 किंगडम पीरियड था, उसके दोनों किंगडम को भी जीत के अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। इस जिन डायनेस्टी को 2 चरणों में हम पढ़ते हैं, एक वेस्टर्न जिन पीरियड और एक ईस्टर्न जिन पीरियड, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। 420 में जनरल ली यू नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि ईस्टर्न डायनेस्टी के समय पे वहां पे एक जर्नल हुआ करता था, मिलिट्री जर्नल हुआ करता था, उसने ईस्टर्न जिन डायनेस्टी का खात्मा कर दिया, ओवरथ्रो कर दिया, और उसके बाद लियो सोंग नाम की एक डायनेस्टी स्टैब्लिश करी। हालांकि ये डायनेस्टी भी कोई बहुत बड़ी डायनेस्टी नहीं थी जिसने पूरे चीन के ऊपर रूल किया हो। इस दौर में क्या हुआ कि छोटे छोटे किंगडम में चीन जो है उसका फ्रेगमेंटेशन हो गया, वो टूट गया, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि 3 किंगडम पीरियड हैन डायनेस्टी के अंत के बाद से जिन डायनेस्टी के शुरुआत तक के समय में क्या कुछ हो रहा था पीछे बैकग्राउंड में। तो जो 3 किंगडम पीरियड है उसकी शुरुआत होती है जब हैन डायनेस्टी का अंत होता है। हैन डायनेस्टी का जब अंत होता है, जो हैन डायनेस्टी चिन डायनेस्टी के बाद की डायनेस्टी थी, इस हैन डायनेस्टी के समय, ये हैन डायनेस्टी काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ी डायनेस्टी थी, इसकी भी 2 राजधानियां रही थी। तो इसके भी समय पे इसको ईस्टर्न हैन और वेस्टर्न हैन के पीरियड में इसे भी पढ़ा जाता है। तो ये जो डायनेस्टी थी हैन डायनेस्टी, जब इसका अंत हुआ, कई सारे रीजन थे कि भाई एक जब डायनेस्टी का अंत होता है तो उसके कई सारे रीजन होते हैं, उसमें करप्शन भी होते हैं, कई रिबेल्स भी होते हैं, कई सक्सेशन के भी इश्यूज होते हैं, जिसके बाद में कुछ लोग फायदा उठाते हैं उस सिचुएशन का और फायदा उठा के अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते हैं और लड़ाइयाँ होती हैं। और उसके बाद 3 किंगडम अस्तित्व में आते हैं। 3 किंगडम कौन कौन से, वी, शू और वू। मैं आपको दिखा देता हूँ वी, शू और वू कैसे आते हैं। देखिए, पहले तो ये जो हैन डायनेस्टी है उसमें ये छोटे छोटे किंगडम थे। ये स्टेट का, इस पूरे चीन के हैन एम्पायर का एक क्या हो रखा था, क्या कह सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन रखा था। छोटे छोटे किंगडम थे जिनके पास पावर थी थोड़ी। तो यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये छोटे छोटे किंगडम थे, ये बाद में ताकतवर हो गए। और ये काओ काओ नाम का जो जर्नल है ये बार बार आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है ना। बेसिकली इसने कई सारी लड़ाइयां लड़ी थी दूसरे छोटे छोटे एम्पायर किंगडम्स के पास सामने, ताकि ये चाहता था कि मैं पूरे एम्पायर का राजा बन जाऊं, एम्पायर बन जाऊं। हालांकि इसको इस चीज में सफलता हासिल हुई नहीं और ये एक बैटल में हार गया। और उस बैटल में हारने के बाद स्थिति ऐसी बनी कि ये जो पूरा एम्पायर था, हैन एम्पायर जो था, ईस्टर्न वेस्टर्न हैन एम्पायर जिससे बाद में आप पढ़ते हैं, वो पूरा टूट के बिखर गया। और उसके बाद 3 किंगडम जो है वो अस्तित्व में, एक तो था काओ वी, फिर था शू हैन और एक था वू, शन वू।
तो ये 3 किंगडम आए 230 238 बीसी का सीई का मैप आप ये देख रहे हैं, तो इसमें आपको नजर आ रहे हैं कि ये सारे किंगडम थे। चैंपा नाम का भी एक किंगडम नजर आ रहा है, जो कि मॉडर्न डे वियतनाम वाला जो हिस्सा है वहां पे ये किंगडम अस्तित्व में आ चुका था। इसके साथ लड़ाइयां जो हैं वो आगे जब हम स्वे डायनेस्टी को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि तकरीबन 1000 वर्षों तक वियतनाम के ऊपर भी चीन का दबदबा रहा है, कंट्रोल रहा है। तो ये 3 किंगडम अस्तित्व में आए, वी, शू और वू, ये 3 किंगडम आए। इस एरा को रोमांस ऑफ द 3 किंगडम कहा जाता है। रोमांस ऑफ द 3 किंगडम में इन तीनों किंगडम्स ने आपस में लड़ाइयां लड़ी, इनका रोमांस था लड़ाइयां लड़ना, और ये आपस में लड़े। और इन्होंने जो हैन किंगडम था, हैन एम्पायर जो था, उसको तो कर दिया कंप्लीटली कमजोर। उसका कमजोर होने के कारण ये 3 किंगडम भी थे, साथ ही साथ कई सारी यहाँ पे अपराइजिंग्स भी हो रही थी, जैसे येलो टर्बन रिबेलियन हुआ था, जो कि हम अभी पढ़ ही रहे थे पिछले वीडियो में। जब हमने हैन डायनेस्टी को पढ़ा तब मैंने आपको बताया था कि येलो टर्बन रिबेलियन में क्या हुआ था। कई सारे जो यहाँ पे पीजेंट्स की भी अपराइजिंग हुई थी, और बाद में जो मिलिट्री जनरल्स थे उन्होंने पावर को हथिया लिया था, और हैन डायनेस्टी पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। एक वॉरलॉर्ड एरा यहाँ पे आ गया था। ठीक है, तो हैन डायनेस्टी का खात्मा हुआ, 3 किंगडम पीरियड आया। और 3 किंगडम कौन से आए? 3 किंगडम के नाम क्या हैं? वी, शू और वू। ठीक है, और भी नाम इनके हैं। वी के साथ साथ उनको नाम और भी दिया जाता है, काओ वी। काओ भी नाम पीछे लग जाता है क्योंकि काओ का पीरियड था, काओ काओ की डायनेस्टी का था ये। यहाँ पे शू हैन भी कहा जाता है, उसे डोंग वू भी कहा जाता है। तो ये 3 किंगडम आए जिन्हें क्या कहा जाता है? 3 किंगडम पीरियड कहा जाता है। तो 220 एडी में काओ काओ का बेटा काओपी, काओ काओ कौन था? एक पहले का मिलिट्री जनरल था जो ये चाहता था कि पूरा हैन एम्पायर और पूरा चीन का एम्पायर उसके कंट्रोल में रहे और वो सबको हरा दे, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाया, वो हार गया। तो फिर 220 एडी में उसका बेटा काओपी जो है उसने क्या किया? हैन डायनेस्टी के लास्ट एम्पायर को फोर्सफुली एब्डिकेट करवाया, कहा कि तुम थ्रोन को छोड़ दे, अब तुम्हारे बस की बात रही नहीं है साम्राज्य को चलाना, और अब जो है हम चलाएंगे साम्राज्य को, यानी कौन? काओपी चलाएगा। और उसने स्टेट ऑफ वी की स्टैब्लिशमेंट किया। स्टेट ऑफ वी सबसे पहले अस्तित्व में आया, दिख रहा है आपको स्टेट ऑफ वी, ये वाला पिंक कलर वाला ये आया। इसने क्या किया? यहाँ पे काओपी ने कि हैन एम्परर को सत्ता से हटा दिया, तख्ती से हटा दिया, मजबूर करा उसे कि तुम हटो और अब हम शासन में आएंगे। इसी दौरान लियू बी नाम का एक और वॉरलॉर्ड था, एक और मिलिट्री जनरल था, उसने शू नाम का एक स्टेट बना लिया 221 एडी में। दिख रहा है आपको? शू नाम का स्टेट बना लिया, ये नीचे दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में। तो शू स्टेट इसने बना लिया 221 में एडी में। ठीक है, तो ये स्टेट बना। फिर तीसरे नाम का कौन सा? वू स्टेट बना। किसने बनाया? सुन वो ने, सुन क्वान नाम के एक व्यक्ति ने वू स्टेट बना लिया। तो इसको क्या नाम दिया गया? डोंग वू या सुन वू भी इसे कहा जाता है। सुन वू भी इसका नाम है, बहुत जगह आपको जब आप मैप खोजेंगे तो आपको सुन वू भी नजर आएगा, क्योंकि वू नाम के व्यक्ति ने, सुन नाम के व्यक्ति ने रखा था, तो सुन वू भी से कहा जाने लगा। तो 3 किंगडम आ गए। 229 एडी आते आते क्या हो गए? 3 किंगडम पीरियड जो है वो स्टेब्लिश हो गया। और ये तीनों किंगडम आपस में लड़ रहे थे, बहुत सारी लड़ाइयां इनके बीच में हुई, और क्षेत्र में भी इधर उधर आपको चेंज देखने को मिलता है। कभी इसने इसका क्षेत्र ले लिया, कभी इसने इसका क्षेत्र ले लिया, कभी इसने इनका क्षेत्र ले लिया। तो वो चीजें हो रही थी, इनके बीच में लड़ाइयां हो रही थी सुप्रीमेसी के लिए। इसी पीरियड में सीमा फैमिली, एक सीमा क्लैन जो था वो ताकतवर होता जा रहा था, वो ताकतवर होता जा रहा था। और उसका प्रभाव कहां पे था? काओवी, ये वाला जो किंगडम है यहां पे सीमा परिवार रहता था। इस सीमा परिवार का दबदबा यहां पे बहुत था और ये पावरफुल हो रहा था। यहां का एक व्यक्ति था जिसका नाम था सीमा यी, उसने इस क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाया, किंगडम ऑफ वी में बढ़ाया। और वो सबसे पहले तो एडवाइजर था काओ वी में, एक रेजेंट और एक एडवाइजर के तौर पे काम कर रहा था, बड़ा मंत्री था बेसिकली वो। 249 सीई के आसपास के समय में, उस दौरान उसने एक तख्ता पलट भी किया। गाओपिंग टॉम नाम के इंसिडेंट के तौर पे उसे जाना जाता है, उसका नाम था इंसिडेंट का। बेसिकली एक तख्ता पलट किया और वहां पे राजा को दूसरे को बिठा दिया। इस दौरान इस इवेंट से ही पता चलता है कि सीमा क्लैन का प्रभाव इस दौरान बढ़ चुका था। उसके बाद इस क्षेत्र में था सीमा क्लैन, तो सीमा क्लैन का प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ रहा था। सीमा क्लैन यहाँ पे बढ़ रहा था, यहाँ के राजाओं को मैनिपुलेट कर रहा था, यहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स को मजबूत कर रहा था। तो उसके बाद इन दोनों क्षेत्रों को भी उसे जीतना था, तो वो कैसे जीतेगा वो आगे पता चलेगा आपको। सीमा यी की मृत्यु हो गई 251 में। उसके बाद उसका बेटा सीमा शी आया कंट्रोल में और उसने क्या किया? उसने भी अपने प्रभाव को मजबूत किया। उसके बाद उसका भाई सीमा जो आया, सीमा जो ने भी
फैमिली के प्रभाव को बढ़ाया। तो बेसिकली सीमा परिवार जो है, सीमा क्लैन जो है वो मजबूत होता चला गया इस दौरान आते आते। 263 सीई में इस सीमा जाओ के नेतृत्व में काओ वी की फोर्सेस ने शू हैन किंगडम को हरा दिया। शू हैन किंगडम को किसने हरा दिया? इस किंगडम ने हराया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यहां पे सीमा परिवार बैठा है। इस सीमा परिवार ने 263 में, 263 ही है ना, 263 में यहां पे करवाया अटैक और इस किंगडम को खत्म कर दिया। तो बेसिकली ये दोनों जो 3 किंगडम पीरियड के 2 किंगडम थे ये आ गए यहाँ पे, इनकी सत्ता एक हो गई। तो यहाँ पे सिर्फ वो किंगडम बचा था, इन दोनों को तो एक कर दिया। तो यहाँ पे शू किंगडम अंत हो गया। 3 राइवल्स में से अब एक राइवल, 2 राइवल थे इनके काओवी के, तो 2 में से एक खत्म हो गया, एक बचा। उसके बाद इस इंसिडेंट की वजह से, क्योंकि क्या किया था, शू हैन किंगडम को कैप्चर कर लिया था पूरी तरह से, तो सीमा जाओ जो कि एक रीजेंट ही तो था, एक मंत्री ही तो था, उस व्यक्ति को किंग ऑफ जिन का टाइटल मिला। किंग ऑफ जिन का टाइटल मिला है। अभी वो एम्परर नहीं बना है, जिन डायनेस्टी अस्तित्व में नहीं आई है, अभी जिन नाम का टाइटल मिला है उसे किंग ऑफ जिन का मिला है, जो कि काफी अच्छी रैंक थी, एम्परर के जस्ट बिलो थी। ठीक है, तो इन दोनों क्षेत्रों को जीत लिया था। दोनों क्षेत्र जो है सीमा परिवार के कंट्रोल में आ चुके थे। अब वो किंगडम बचा था। 265 में सीमा जाओ की मृत्यु हो गई। सीमा यान जो कि आगे चल के साम्राज्य का फाउंडर बनेगा, इन डायनेस्टी का फाउंडर बनेगा, वो आता है उसके बाद पोजीशन में, और वो एम्बिशंस को फुलफिल करने के चक्कर में लग जाता है। तो ये सीमा यान जो है बाद में से एम्परर वू के नाम से जाना जाता है। इसने क्या किया, वी फैमिली के, काओ वी फैमिली जहां पे वो रूलर था, यहाँ पे बेसिकली रूलर तो कोई और ही था, ये सीमा परिवार तो यहाँ पे रिजेंट थे, मंत्री थे, तो इसके राजा को हटा दिया, मजबूर किया उसे कि तुम अब तख्त को त्याग दो। जिस व्यक्ति का नाम था काओ हुआन, उसको कहा कि तुम अब त्याग दे तख्त को, अब तुम्हारा दौर खत्म हो गया, अब बनेंगे हम शासक। तो एम्परर वू के नाम से उसने 266 में खुद सत्ता को अपने हाथ में ले लिया और जिन डायनेस्टी का यहां से दौर शुरू होता है। उसने नॉर्दर्न चाइना को यूनिफाइड कर दिया और अब उसे ये काम करना था कि कैसे भी वू को भी अपने कंट्रोल में लेना है। तो उसने 280 में जो तीसरा किंगडम बचा था वू किंगडम, उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया और जिन डायनेस्टी जो है उसकी शुरुआत करी। तो ये जो किंगडम बचा हुआ था इसको 280 सीई में जीत के ये जो 3 किंगडम पीरियड था इसका खात्मा करके और नया दौर शुरू होता है जिन डायनेस्टी का। और जिन डायनेस्टी का जो पहला पीरियड शुरू होता है उसे वेस्टर्न जिन पीरियड कहा जाता है। तो वेस्टर्न जिन पीरियड की शुरुआत किसने करी थी बताइए? एम्परर वू ने, जिसका ओरिजिनल नाम क्या था? सीमा यान। तो सीमा यान नाम के व्यक्ति ने इस जिन डायनेस्टी की शुरुआत करी। ठीक है, अब बात करते हैं वेस्टर्न जिन पीरियड की, जो पहले वाला पीरियड है जिसकी शुरुआत सीमा यान ने करी, जिसे मार्शल एम्परर ऑफ जिन कहा जाता है या एम्परर वू कहा जाता है। एम्परर वू का मतलब ही होता है मार्शल एम्परर। ठीक है, तो मार्शल एम्परर ऑफ जिन डायनेस्टी कहा जाता है इन्हें, और वू नाम से कई किंग थे पहले भी। तो वू का मतलब क्या होता है? मार्शल एम्परर, है ना। After succeeding his father as a king of Jin, regent Cao Vi in 265, Sima Yan declared himself emperor of Jin dynasty in February 266। तो ये मैं तो बता ही चुका हूँ आपको, 266 में उसने अपने आप को एम्परर घोषित किया और फिर 280 में उसने तीसरे वू किंगडम को भी जीत के पूरी तरह से अपनी सत्ता को मजबूत कर लिया। और उसी दौरान एम्परर वू ने काओ हुआन, जिसको एब्डिकेट करवाया था, जबरदस्ती कहा था कि तुम अब तख्त को त्याग दो, उसको कहा कि देखो आराम से त्याग दोगे तो अच्छा रहेगा, तुम्हें इज्जत से मैं एक प्रिंस के तौर पे ऑनर से जीने दूंगा और उसके बाद उसी इज्जत के साथ तुम्हें मृत्यु के बाद दफनाऊंगा भी, लेकिन अगर नहीं छोड़ोगे तो फिर तुम्हारे लिए दिक्कतें होंगी। तो उस व्यक्ति ने, काओ हुआन ने, उसे पता था कि अब ताकत जो है वो सीमा परिवार के पास आ चुकी है, तो उसने छोड़ दिया अपना पद, अब्डिकेट कर दिया थ्रोन को, और उसके बाद वो प्रिंस की तरह जिया, उसे ऑनर की तरह रखा गया। उसके बाद इंपीरियल सेरेमनी भी दी गई जब उसकी मृत्यु हुई। अंडर एम्परर वू द जिन डायनेस्टी कॉन्क्वर्ड ईस्टर्न वू इन 280, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। 280 में तीसरा जो किंगडम था उसे जीत लिया था और चाइना को प्रॉपरली यूनाइटेड कर दिया था। 3 किंगडम पीरियड को पूरी तरह से अंत कर दिया था। और उसके बाद ये जो यूनिटी है ये ज्यादा लंबे समय तक तो चली नहीं, क्योंकि 266 में शुरू हुआ था, 316 तक ही चला वेस्टर्न जिन पीरियड। उसके बाद इनको भी मार भगाया गया था। उसके बाद कुछ करप्शन, पॉलिटिकल टर्मोइल्स और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये जो
जिन किंगडम है, जिन एम्पायर है, वेस्टर्न जिन एम्पायर, ये कमजोर हो गया। उसका सबसे बड़ा कारण था कि 280 में जब एम्परर वू की मृत्यु होती है, तो एम्परर वू के बाद 291 से ही जो उसके बाद जो उसके वंशज थे, जो प्रिंसेस थे, उनके बीच में सक्सेशन की लड़ाई हो गई कि राज तख्त पे बैठेगा कौन। तो 8 प्रिंस थे जिनके बीच में लड़ाइयां हुई, जिसे वॉर ऑफ द 8 प्रिंस कहा जाता है। 8 प्रिंस के बीच में लड़ाइयां हुई, किस चीज के लिए, कि तख्त पे कौन बैठेगा। उसका फायदा उठाते हुए 5 बारबेरियंस ने इनके ऊपर एक अटैक कर दिया। 5 बारबेरियंस ने 304 में अटैक किया। बारबेरियंस का बेसिकली मतलब है कि चीन में जो आसपास के जो छोटे छोटे किंगडम थे, जो वेस्ट में जो ट्राइब्स थी, इधर जो ट्राइब्स थी येलो रिवर के आसपास के क्षेत्र में, इन्होंने इनके ऊपर वेस्टर्न जिन्स के ऊपर अटैक कर दिया। इनको पता था कि यहाँ पे तो ये यहाँ के जो प्रिंस हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो इनका फायदा उठा के क्यों ना इस क्षेत्र को भी कैप्चर किया जाए। तो एक के बाद एक इनके ऊपर अटैक हो रहे थे, और इन अटैक्स का सामना करने के लिए वेस्टर्न जिन जो है वो अब कमजोर हो चुका था, ये एम्पायर कमजोर हो चुका था। ये जो अनरेस्ट हुआ, पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, इसका फायदा क्या हुआ कि जो दूसरे छोटे छोटे राजवंश थे या दूसरे जो ट्राइब्स थे, उन्होंने इनको नुकसान पहुंचाया। उनमें से हान जाओ रूलर जो है, उन्होंने इनकी राजधानी को कैप्चर कर लिया था 311 में। हानजाओ रूलर लियू कॉन्ग जो है, हानजाओ रूलर इधर से थे, उन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, तो एक के बाद एक अटैक हो रहे थे इनके ऊपर, और उन्होंने धीरे धीरे करके इनको कमजोर कर दिया। उसके बाद इसके राजा को कैप्चर कर लिया, एग्जीक्यूट कर दिया। उसके बाद अगले एम्परर को भी, जिसका नाम सीमा ये था, उसको भी कैप्चर करके मार दिया गया हानजाओ की फोर्स ने। तो इस तरह से वेस्टर्न जिन डायनेस्टी तो है, उसका तो अंत हो गया 316 में आते आते। उसके जो सर्वाइविंग मेंबर थे, जो बच गए थे जिन डायनेस्टी के, जिन फैमिली के, सीमा फैमिली के जो मेंबर बच गए थे, वो साउथ चाइना की तरफ भाग गए। साउथ चाइना की तरफ भाग गए, उधर जाके उन्होंने अपनी राजधानी को एस्टेब्लिश किया। और उसके बाद ये तो वेस्टर्न जिन पीरियड था, अब ये वेस्टर्न था, ये ईस्टर्न था। अब नाम तो आपको लग रहा है कि ये वेस्टर्न और ये साउदर्न होना, ये नॉर्दर्न और ये साउदर्न होना चाहिए, लेकिन राजधानी को ईस्ट में एस्टेब्लिश किया था, इसलिए इसे ईस्टर्न जिन डायनेस्टी कहा जाता है। तो वेस्टर्न जिन डायनेस्टी का जो क्षेत्र है, वो ज्यादातर नॉर्थ वाला जो हिस्सा है उसे कैप्चर कर लिया था दूसरे किंगडम्स ने। नॉर्दर्न यान, साउदर्न यान, वेई, जिया, लियान, इन सब ने इसको कैप्चर कर लिया था। और ऐसे ऐसे करके एक नहीं बल्कि 2 नहीं 16 छोटे छोटे किंगडम स्टैब्लिश हो गए थे। 16 किंगडम्स पीरियड इसे कहा जाता है। तो 16 किंगडम पीरियड जो कि 304 से 439 एडी तक चला है, इसमें क्या होता है कि चीन का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, ज्यादातर हिस्सा वो फ्रेगमेंटेशन में था और छोटे छोटे किंगडम वहां पे बन गए। क्योंकि जहां पे वेस्टर्न डायनेस्टी ने रूल किया था और वहां पे वो जो अटैक हुए थे 5 बारबेरियंस के, और जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ था, उसकी वजह से छोटे छोटे किंगडम अस्तित्व में आए। ये किंगडम दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे किंगडम। इस तरह से 16 किंगडम थे टोटल। तो वो 16 किंगडम अस्तित्व में आए, और यहाँ पे जो हैन और नॉन हैन एथिकल ग्रुप्स थे, उनके बीच में भी कई लड़ाइयाँ हुई। तो ये छोटे छोटे शॉर्ट लिव्ड किंगडम बने और वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। और यहाँ पे आपको फिर से वैसा दौर नजर आता है जैसा कि स्प्रिंग ऑटम पीरियड, वॉरिंग स्टेट पीरियड में नजर आता था, 3 किंगडम पीरियड में नजर आता था, कि बेसिकली ये छोटे छोटे किंगडम आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, वॉरिंग स्टेट पीरियड में आपको पता है कि 7 किंगडम लड़ रहे थे। स्प्रिंग ऑटम पीरियड में तो कई 170 के आसपास छोटे छोटे किंगडम थे। तो वो चीजें हो रही थी। तो ये आपको नजर आ रहा है कि वेस्टर्न जिन वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे इन्होंने जब अटैक किए थे 300 या 316 के आसपास के क्षेत्र में, बाद में स्थिति ऐसी हुई कि ये वेस्टर्न वाला हिस्सा है, यहाँ पे छोटे छोटे किंगडम अस्तित्व में आ गए और ईस्टर्न जिन डायनेस्टी जो है वो इधर आ गई। इनकी राजधानी यहाँ पे थी जियांगकांग में, और वेस्टर्न जिन की डायनेस्टी कहाँ पे थी, यहाँ पे लोयांग में। तो लोयांग वाला जो क्षेत्र है वो इनसे जबरदस्ती कैप्चर कर लिया गया और इनको भगा दिया गया, और यहाँ पे इनको राजधानी फोर्सफुली स्टेब्लिश करनी पड़ी। और अब ईस्टर्न जिन डायनेस्टी का पीरियड शुरू होगा। अब ईस्टर्न जिन डायनेस्टी की हिस्ट्री देखते हैं। इसमें क्या हुआ कि जब वेस्टर्न जिन डायनेस्टी का अंत हुआ और एम्परर मिंग ऑफ जिन, जिन्हें सीमा रुइन के नाम से भी जानते हैं, उनको भी मार दिया गया था 318 में। तो उसके बाद एक नया एम्परर आता है, एम्परर युआन, जिन्होंने जिन की नई डायनेस्टी को, जो आज का नैनजिंग वाला हिस्सा है, उस समय जिसे जियांगकांग कहा जाता था, वहां पे इस्टेब्लिश किया, एक नई राजधानी बनाई। और सीमा युई को लांगिया प्रिंस कहा जाता था, तो इसकी साम्राज्य को, इसकी राजधानी और इसके क्षेत्र को लांगिया एम्पायर भी कहा जाता था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये ईस्टर्न जिन डायनेस्टी थी, यहाँ पे इन्होंने रूल किया। और जो ऊपर वाला हिस्सा है, नॉर्दर्न चाइना वाला हिस्सा, इसके ऊपर कई सारे छोटे छोटे राजवंश रूल कर रहे थे।
और उन्होंने अपने छोटे छोटे किंगडम बना रखे थे। उनकी संख्या तकरीबन 16 थी। तो 16 किंगडम थे। 16 किंगडम का पीरियड उसे कहा जाता है। जैसे भारत में 16 महाजनपद थे, वहां से ही यहाँ पे 16 छोटे किंगडम थे जो आपस में लड़ रहे थे। तो वो एक पॉलिटिकल टर्मोइल का जो दौर था वो यहाँ पे चल रहा था। कंपेयर नहीं कर सकते कि भारत में महाजनपद पीरियड और यहाँ का 16 किंगडम का जो पीरियड है वो सेम था या ऐसा कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था ऐसा नहीं। मैं बस नंबर 16 आया तो मेरे माइंड में वो सब आई बात है, इसलिए मैंने आपको बताया। ड्यूरिंग द ईस्टर्न जिन पीरियड पॉलिटिक्स वर डोमिनेटेड बाय पावरफुल नोबल्स फैमिली। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जब वेस्टर्न जिन फैमिली चल रही थी, वेस्टर्न जिन डायनेस्टी चल रही थी, उस समय सीमा परिवार काफी ताकतवर था। सीमा परिवार खुद एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता था पहले, और वो नोबल फैमिली जो है उसने कैसे भी करके वी वाला जो किंगडम था उसे कैप्चर किया था। अब स्थिति ये हो गई कि ये खुद पावर में थे, ये खुद कमजोर हो गए, और इस समय आते आते पॉलिटिक्स जो है वो नोबल फैमिलीज के कंट्रोल में थी। एम्परर के पास पावर बहुत कम थी, और यहाँ पे जो दूसरे नोबल फैमिलीज थी जैसे यू क्लान था, यू क्लैन जो था उसके पास बहुत पावर थी, वो सारे नेशनल अफेयर्स को मैनेज करता था। तो अब ये लोग जो हैं ये कमजोर हो चुके थे, ईस्टर्न जिन डायनेस्टी के लोग, और अब जो है इन्होंने वापस अपनी ताकत को हासिल करने के लिए जो 16 किंगडम थे उनके साथ लड़ाइयां लड़ी, जिसे वॉर विद द नॉर्थ कहा जाता है, क्योंकि नॉर्थ में थे सारे किंगडम। मैं आपको मैप में दिखाऊं, अभी मैप आगे आ जाएगा, आपका पीछे आ जाएगा। चलिए, तो ये ईस्टर्न डायनेस्टी थी, तो यहाँ पे 16 किंगडम थे, तो इनके साथ इनको लड़ाइयाँ लड़नी थी कि भाई हमारी जो प्रेस्टीज छिन गई उसको वापस तो हासिल करना ही है। तो इनके साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी, और किस चीज के लिए कि वो वेस्टर्न जिन डायनेस्टी के समय पे जो उनके हाथ से पावर चली गई थी, जमीन उनकी चली गई थी, टेरिटरी चली गई थी, उसे वापस हासिल करना था। तो कई मिलिट्री कैंपेन्स किए इन्होंने 354 से 369 के बीच में। तो यहाँ पे जो लड़ाइयाँ हुई उसमें कुछ में तो इनको हासिल हुई जीत, जिसमें हुआन वेन नाम के एक मिलिट्री जनरल के लीडरशिप में इन्होंने ये एक्सपीडिशंस करे। तो ये भी काफी ताकतवर व्यक्ति था, ये भी पॉलिटिक्स में अफेयर में इनका रोल रहता था, चाहे वो मिलिट्री जनरल्स हों चाहे वो नोबल फैमिली के लोग हों, उनका बहुत प्रभाव हो चुका था यहाँ आते आते। इन्होंने फॉर्मर चिन डायनेस्टी जो हुआ करती थी पुराने समय पे, जिसने इंपीरियल चाइना का अस्तित्व रखा था, उनके कुछ वंशज थे, उनके एक स्टेट को इन्होंने हराया था बैटल ऑफ फई रिवर के पास। तो वो एक लड़ाई में जीते थे ये। फिर जो फॉर्मर चिन डायनेस्टी वो कंप्लीटली कोलैप्स हो चुकी थी इस समय आते आते। तो ये सब चीजें इस दौर में चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको सारी लड़ाइयों में जीत हासिल हुई। कुछ लड़ाइयों में इनको जीत हुई, कुछ लड़ाइयों में इनको हार का भी सामना करना पड़ा। तो ये सब चीजें चल रही थी। कुछ सक्सेस हासिल होने के बावजूद भी इनके हाथ में पूरी पावर तो थी नहीं, क्योंकि रॉयल फैमिली के साथ साथ नोबल्स के बीच में पावर बढ़ चुकी थी, और कई लोग जो है वो थ्रोन के लिए लड़ रहे थे कि अब आगे चल के राजा कौन बनेगा। तो ये चीजें यहाँ पे चल रही थी। तो डिक्लाइन फेज शुरू हो जाता है। 403 एडी आते आते हुआन वुक्सान, एक जो रेस्पेक्टेड जन हुआन वेन का बेटा था, हुआन वेन ने कई सारी लड़ाइयां लड़ी थी इनके लिए। उसका बेटा हुआन जुआन जो है वो ये सोचता है कि क्यों ना अब तख्त को खुद ही रख लिया जाए। अब जिन फैमिली की क्या जरूरत है, सीमा परिवार को अब बेदखल किया जाए इस राज तख्त से। तो उसने ऐसा किया और उसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, और हुआन चू नाम की डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करी इसने। लेकिन उस समय ये भी एक जनरल था, मिलिट्री जनरल था, और उस समय एक और पावरफुल मिलिट्री जनरल था जिसका नाम था लियू यू। लियू यू ये सबसे पावरफुल जनरल था। इसने क्या किया, इस हुआन जू को राज तख्त से उतारा, ओवरथ्रो किया, और फिर से जिन डायनेस्टी को यहाँ पे स्टैब्लिश किया। जिन डायनेस्टी के रूलर जिसका नाम था एम्परर एन सीमा जी जोंग भी जिसे कहा जाता है, उसको यहाँ पे राजा बना दिया वापस से। तो सीमा परिवार वापस से सत्ता में एक बार के लिए रहा। फिर उसके बाद लियू यू जो कि यहाँ पे बहुत ही ताकतवर मिलिट्री जनरल था, ये कंटिन्यूसली पावर को अपने पास रख रहा था। बेसिकली एक तरीके का मिलिट्री रूल था, नाम का राजा था, नाम का यहाँ पे पॉलिटिकल अफेयर चल रहा था राजा के हाथ में, बाकी पावर इसके पास ही थी। तो ये चीजें चल रही थी। यहाँ पे कई सारे रिवोल्ट्स और सक्सेशन के लिए लड़ाइयां भी चल रही थी। कंप्लीटली जो है केओस का माहौल हो चुका था ईस्टर्न जिन डायनेस्टी में, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी नहीं। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी अब बहुत ज्यादा डिसरप्ट हो चुका था, और डायनेस्टी जो है वो प्रॉपरली काम कर नहीं पा रही थी। तो 419 एडी आते आते उस लियू यू ने, जो एक मिलिट्री जनरल था, उसने एम्परर एन को भी मार दिया, और उसकी जगह उसके भाई एम्परर गोन को सत्ता पे बिठा दिया, राजगद्दी पे बिठा दिया। इसका नाम था सीमा डिवेन। उसके बाद 420 में एम्परर ये जो गोन है इसको भी एब्डिकेट करवा दिया, इसको भी कहा कि तुम भी अब तख्त को छोड़ दो। लियू यू का ही पावर चल रहा था अभी, तो उसने ईस्टर्न जिन डायनेस्टी को पूरी तरह से यहाँ से हटा दिया 420 में, और कहा कि अब
तुम राज तख्त को त्याग दो, और लियो सोंग डायनेस्टी की उसने शुरुआत कर दी, खुद राज तख्त पे बैठ गया। तो उसका लंबे समय से प्लान चल रहा था कि वो राजगद्दी को संभालेगा, लेकिन तब संभालेगा जब एक सही समय आएगा। तो उसने पहले तो एक के बाद एक कठपुतली राजाओं को तख्त पे बिठाया, और उसके बाद फाइनली 420 में एम्परर गोन को भी एब्डिकेट करवा के खुद राज तख्त को जो है हासिल कर लिया, और उसके बाद एम्परर गोन को कुछ समय के बाद मरवा भी दिया। तो एम्परर गोन, उससे पहले एम्परर एन, इसको भी मरवाया था, और उससे पहले जो एक मिलिट्री जनरल था हुआन युआन, उसको भी मरवाया था। तो ऐसे कर करके उसने कैसे करके पावर को हासिल कर लिया, लेकिन उसके पास भी कोई पावर जो है वो ज़्यादा समय के लिए रही नहीं। चीज़ें उसके बाद भी बदली, नॉर्दर्न और साउदर्न डायनेस्टीज जो हैं उसका दौर आया, फिर नॉर्थ में कई डायनेस्टी थी, साउथ में कई डायनेस्टीज थी, इन डायनेस्टीज ने यहाँ पे रूल किया। तो नॉर्दर्न वी डायनेस्टी, साउथ वेस्टर्न वी, ये तो नॉर्थ की डायनेस्टीज हैं, नॉर्दर्न जाओ नॉर्दर्न की, ईस्टर्न वी वेस्टर्न वी। साउथ की डायनेस्टी लियो सोंग, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, लियो सोंग डायनेस्टी की शुरुआत करी थी इसने 420 में, जब एम्परर गोन को मार दिया था और ईस्टर्न जिन डायनेस्टी का पूरी तरह से खात्मा कर दिया था। तो ये लियो सोंग डायनेस्टी ने 420 से 480 के आसपास तक रूल किया। और उसके बाद इधर देखिए साउदर्न की लियांग, चैन, ये कई डायनेस्टी रूल कर रही थी। इन सभी का खात्मा करके आगे चल के जो डायनेस्टी आएगी पावर में, वो आएगी स्वे डायनेस्टी। स्वे डायनेस्टी का रूल आएगा। स्वे डायनेस्टी बहुत ज्यादा लंबे समय तक रूल नहीं कर पाएगी, लेकिन वो एक आधार रख के चली जाएगी चाइना के रीयूनिफिकेशन का, और वहाँ पे वो ग्रैंड कैनाल पे भी काम करेगी, और उसके दौरान कई सारे वो काम करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, जो टैंग डायनेस्टी के लिए आधारशिला बनेंगे। और टैंग डायनेस्टी चाइना के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी आएगी आगे आने वाले समय में, जो कि चाइना के इतिहास का एक नया स्वर्णिम युग कहा जाता है उस दौर का। तो स्वे डायनेस्टी, और स्वे डायनेस्टी के बाद टैंग डायनेस्टी, इनको हम आने वाली वीडियोज में पढ़ेंगे। होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड और वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप चैट सेक्शन के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, चाहे आप एप्लीकेशन से जुड़ें या इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू जुड़े। आपका कोई भी डाउट हो या कोई सजेशन हो तो एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूँगा। Okay, so thank you so much for watching this video. Have a good day. See you next class.